चलिए, गुड मॉर्निंग। क्या करे थे हम लोग? परसेंटेज। परसेंटेज में क्या दिखाइए, कोई दिखाए? कल आप थे? अच्छा, आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आप लोग पास? नहीं है? किसके पास नहीं है? हाँ, मैं दूंगा, लेकिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर उससे भी जितना मैं पढ़ाऊँ ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते जाइए। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ परसेंटेज, प्रतिशत पढ़ा रहा हूँ, तो प्रतिशत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो कर लीजिए। उसमें जब आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। किसी के पास है क्या अभी? यहाँ कोई है क्या, लाया है? चलिए, तो कोई बात नहीं, ऑनलाइन है, कोई बात नहीं, इसे कल पहले कर लेते हैं इसे। हम्म। अब हम लोग बात करेंगे। अच्छा, हम लोग कर रहे थे क्या? आधार हो गया था, मूल्य, खर्च और खपत कर रहे थे ना। हम्म। कल एक क्लास में क्वेश्चन कराया था आपको। कराया था कि प्राइस ऑफ एन, हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्राइस, यही कर रहे हैं ना? क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्राइस, एक्सपेंडिचर एंड कंजम्पशन, इसी पर काम कर रहे हैं ना। प्राइस, एक्सपेंडिचर एंड कंजम्पशन, मूल्य, खर्च और खपत पर आधारित प्रश्न, यही कर रहे हैं। हमने आपसे कहा था कि कल एक क्वेश्चन दिया था लास्ट में, क्या था? कि प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रेजेस बाई 25%, ना? तो एक वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है। तो मतलब हमने आपसे कहा था कि देखिए, इनिशियली जो प्राइस होता है, यह प्राइस भी 100%, एक्सपेंसेस भी 100%। तो मान लीजिए 100 रुपये किलो सेब है और आप 100 रुपये खर्च करते हैं, तो 1 किलो सेब मिलता है। तो यह 1 किलो जो सेब है, यह अपने आप में कितना है? 100% है, यह बताया था। अब कह रहा है कि प्राइस ऑफ ऑब्जेक्ट रेजेस बाई कितना? 25%। अगर 25% रेज कर जाए, इसका मतलब अब प्राइस 125 हो जाएगा। और कह रहा है कि व्हाट परसेंट, यही था ना, व्हाट परसेंट कंजम्पशन ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी reduced by the consumer so that his expenditure remains unchanged। एक वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी गई है, तो एक उपभोक्ता को वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे? तो खर्च पहले 100 था, तो आज भी 100 ही रहे, ऐसे ही है। आज कितने रुपए किलो सेब है और आप दुकान वाले कितना रुपए दे रहे हैं? 100। तो निश्चित तौर पर वह आज दुकान वाला आपको 1 किलो सेब नहीं देगा, कम देगा। कितने रुपए बराबर कम करेगा? 25 रुपए के बराबर कम करेगा। किस बेस प्राइस पर? और इंटू 100। गेटिंग माय पॉइंट? यही था। अब एक क्वेश्चन इसी से लिखे, रिलेटेड क्वेश्चन लिखे। प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रेजेस बाई, price of an object is raises by 30%, 30% price of an object is raised by कितना? 30%। due to which, due to which a consumer raises, due to which a consumer raises his expenses, his expenses on it by 7%। कितना? 7 मत लिखिए, 4 लिखिए, 4%, by 4%। then calculate the percentage changes in consumption। हिंदी में, एक वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि, सॉरी 30% की वृद्धि कर दी गई, जिसके कारण एक उपभोक्ता अपने खर्च में 4% की वृद्धि कर देता है।
जिसके कारण एक उपभोक्ता अपने खर्च में 4% की वृद्धि कर देता है। तो वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? एक वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि कर दी गई है, जिसके कारण एक उपभोक्ता अपने खर्च में 4% की वृद्धि कर देता है। 4% की वृद्धि कर देता है। तो अब वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? लिखा? लिखा भैया? अब आप मुझे बताइए, अब आप मुझे बताइए कि अभी का प्राइस कितना होगा? 30% वृद्धि हो गई है, 130 होगा। कितना होगा? 130 होगा। खर्च कितना बढ़ा दिया? बोले 4। 104 हो गया। खपत में परिवर्तन पूछ रहा है। अब आप मुझे बताइए कि अभी कितना रुपए किलो सेब है? 100 130 रुपए किलो सेब है। कितना रुपए खर्च हो रहा है? तो अगर 130 रुपए किलो सेब है और आप 104 रुपए खर्च करें, मतलब किसी दुकान वाले पास जाएं और आप उसे 104 रुपए दें, सेब 130 रुपए किलो है, आपको 1 किलो सेब देगा? 1 किलो सेब नहीं देगा। 1 किलो से ज्यादा देगा या कम? कम देगा। कितने रुपए बराबर कम करेगा? जितना रुपए के बराबर सेब कम करेगा उतना ही सेब आप कम खाएंगे। तो 26 रुपए के बराबर सेब कम करेगा। किस बेस प्राइस पर? 126 × 130 और गुणित 100। पक्का? हाँ। नहीं आया? आ गया? नहीं आया? एक बार समझिए सर। यह कह रहा है कि अभी से बिल्कुल एक चीज और मैंने आपसे कहा ना, आप घबराइए नहीं, आप लोग मैथमेटिक्स से मत समझिए, आप एकदम आराम से लीजिए, है ना। आज सेब कितने रुपए किलो है और आप कितना खर्च कर रहे हैं? 104। आप इसे ऐसे समझिए कि 130 रुपए किलो सेब है और एक दुकान वाले के पास जाते हैं और आप उसे 104 रुपए देते हैं, तो दुकान वाला आपको 1 किलो सेब देगा या नहीं देगा, ये बताइए। नहीं देगा। हाँ, तो एक्सपेंसेस पहले 100 था, अब 4 बढ़ गया, 104 हो गया। 104 हो गया। वो तो हमने इनिशियल मान लिया ना कि हर चीज 100 था, तो 100 था तो अब इतना हो गया, 104 हो गया। 130 रुपए किलो सेब है, 104 रुपए खर्च कर रहा है, तो 26 रुपए के बराबर सेब काटेगा। कितने रुपए बराबर? और किस बेस प्राइस पर काटेगा? 26/100 और गुणित 100। पक्का? तो यह कैंसिल हो जाएगा। 20%। कितना परसेंट? 20%। गेट माई पॉइंट? नेक्स्ट लिखिएगा। अब समझ में आया ना? लिखिएगा, प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज reduces by 10%, reduces by 10%, due to which a consumer due to which a consumer raises his expenses his expenses on it by 17% by 17%। कितना परसेंट? 17%। then calculate the then calculate the percentage changes in
देन कैलकुलेट द परसेंटेज चेंजेस इन कंजम्पशन। हिंदी में लिखिएगा, एक वस्तु के मूल्य में 10% की कमी कर दी गई। एक वस्तु के मूल्य में 10% की कमी कर दी गई, जिसके कारण अब एक उपभोक्ता जिसके कारण अब एक उपभोक्ता अपने खर्च में 17% की वृद्धि कर देता है। अब एक उपभोक्ता अपने खर्च में 17% की वृद्धि कर देता है। कितने प्रतिशत की? 17% की वृद्धि कर देता है ना? तो अब वस्तु के उपभोग में तो अब वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? कितना? 30 आया। अब बताइए, अभी प्राइस कितना है? अभी प्राइस कितना है? 90। पक्का? अब आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, होनी चाहिए। अब आप नाउ, डायरेक्ट नाउ वाला लिखेंगे कि अभी प्राइस 90 है। कितना है? एक्सपेंसेस कितना है? 117 है। अच्छा, पता कैसे चला 117 है? क्योंकि 17% बढ़ गया है, तो मतलब 117 हो गया, और प्राइस 10% घट गया, मतलब 90 हो गया। अब आपसे कंजम्पशन पूछ रहा था। अब आप मुझे बताइए कि अब सेब कितने रुपए किलो है, और आप कितना रुपए दुकान वाले को दिए हैं? तो दुकान वाला क्या करेगा? 1 किलो से ज़्यादा सेब देगा। पहले 1 किलो सेब दे देगा आपको, फिर कितना रुपए बचा रहेगा? 27 रुपये बराबर ज़्यादा सेब देगा। किस बेस प्राइस पर? तो मतलब जो कंजम्पशन बढ़ेगा ना, वो 27 रुपये के बराबर किस बेस प्राइस पर? और दिस इन 200। यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई? बोले 30%। क्लियर हुआ? अब ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। बोले कोई डाउट? नहीं। अब एक क्वेश्चन और लिखिएगा, प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रेजेज बाई 20%। एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी गई। प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रेजेज बाई कितना? 20%। एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी गई। लिखा, ड्यू टू विच अ कंज्यूमर ड्यू टू विच अ कंज्यूमर raises his expenses on it due to which a consumer raises his expenses on it by 30%। बाय कितना? 30%। लिखा, बाय कितना? 30%। इफ बिफोर चेंजेस द प्राइस बिफोर चेंजेस द प्राइस consumption of object was before changes the price consumption of object was consumption of object was 48 kg, then calculate the current consumption of object then calculate the current consumption of object। हिंदी में लिखिएगा, एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी गई, जिसके कारण एक उपभोक्ता अपने खर्च में 30% की वृद्धि कर देता है। यदि पहले वस्तु की खपत यदि पहले वस्तु की खपत यदि पहले वस्तु की खपत 48 किलोग्राम थी, 48 थी ना, 48 थी, 48 किलोग्राम थी, तो अब वस्तु की खपत क्या होगी? यदि पहले वस्तु की खपत 48 किलोग्राम थी, तो अब वस्तु की खपत क्या होगी? देखिए, अब मैं इसे बताऊंगा, इसे समझिए अच्छे से।
सब लोग समझिए, देखिए एक बार नजर ऊपर रखिए, एक बार क्वेश्चन सुनिए पहले। इस क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ, इसे समझिए एक बार। आप मुझे एक बात बताइए कि जैसे मान लिया जाए कि अभी 1 बजे मुझे लंच करना है, मेरे पास 3 ऑप्शन है, सुने अच्छे से। 1 बजे मुझे लंच करना है, मेरे पास 3 ऑप्शन है। बगल में कल्लू ढाबा है, 100 रुपये किलो, 100 रुपये किलो कर रहा हूँ, 100 रुपये थाली मिलती है। उसके जस्ट बगल में मान लीजिए कि सागर रत्न है, वहां पर 500 रुपये थाली मिलती है। और उसके जस्ट बगल में मान लीजिए कि मेरिडियन है, वहां 5,000 रुपये थाली मिलती है। मतलब 3 ऑप्शन मेरे पास है। एक कल्लू ढाबा, कितना रुपए थाली, और एक सागर रत्ना, 500 रुपये थाली, और एक मेरिडियन जो मान ली 5,000 रुपये थाली। अब मैं लंच कहाँ करूंगा, ये डिपेंड किस पर करता है। प्राइस मेरे हाथ में तो है नहीं कि उनका प्राइस में कम कर दूंगा। ये डिपेंड किस पर करेगा, कि मेरे अपने बजट पर, कि मेरा अपना बजट कितना है, मेरा अपना खर्च कितना है, कि मैं कितना खर्च करना चाहता हूँ लंच पर, यह डिपेंड उस पर करता है। अगर मान लीजिए मैं 100 रुपये वाला 100 रुपये खर्च करना चाहता हूँ तो कल्लू ढाबा में खाऊंगा, नहीं। अगर मान लीजिए मैं 500 रुपये खर्च करता हूँ तो सागर रत्ना में, थोड़ा सा और खर्च करता हूँ तो मेरिडियन में खाऊंगा। मोरल ऑफ द स्टोरी है कि आज मैं क्या खाऊंगा, कहाँ खाऊंगा, या किस तरह रहूंगा, मेरी लाइफ स्टाइल क्या होगी, यह डिपेंड करता है मेरे खर्च पर, पॉकेट पे डिपेंड करता है। मतलब जो बेटा समझ जाओ अच्छे से, यह मैं कोई भारी बात थोड़ी बता रहा हूँ, ये तो हम लोग जानते ही है ना कि हमारे जेब की औकात जितनी होगी उतनी ही काम करेंगे। मान लीजिए कि किसी दुकान पर गए, पता चला कि वो जेब की औकात से बाहर की बात है, तो कहेंगे ना ना अभी नहीं खाना है, ये ठीक नहीं है। आई होप सो ऐसे ही करते हैं, नहीं। तो मोरल ऑफ दिस ये कि अभी हमारी लाइफ स्टाइल कैसी होगी, अभी हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये हमारे जेब पर डिपेंड करता है, यानी हमारे खर्च पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, यानी प्रेजेंट का जो सिचुएशन है, जो प्रेजेंट का कंजम्पशन है, जो वर्तमान का कंजम्पशन है, ये डिपेंड किस पर करता है, खर्च पर। अरे बोलो ना, किस पर खर्च डिपेंड करता है, खर्च पर। इसका मतलब ये चीज है कि हमारे पास दो चीजें हैं, प्राइस भैया समझ जाइए अच्छे से, और एक्सपेंसेस। ये जो कंजम्पशन है ना, जो खपत है, इसे आप रटिएगा मत कि ऐसा खपत ऐसा ही होता है। खपत जो है यानी जो करंट है, जो वर्तमान खपत है, यही ना भैया, जो वर्तमान खपत है वो हमारा किस पर डिपेंड करता है, खर्च पर। प्राइस हमारे हाथ में नहीं है, प्राइस हमारे हाथ में है क्या, प्राइस हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में क्या है, खर्च है ना। हम्म। क्या है, तुम चिकन बिरयानी पर गया, कुछ और नहीं जा सकता था, किसी और पर चला जाता। तो इसका मतलब यह है कि जो करंट सिचुएशन है, सब मतलब पूर्ण पूर्ण मांसाहारी है ना सब, मांस भक्षी है सब, तो ये सब वही जाएगा। सुनिए, वही मतलब, अच्छा कभी आपने देखा होगा कि जो दैट वाले नॉन वेज वाले हैं, वो कितना चाव से चबा चबा के खाते हैं। मैं तो कभी इन सबको बताता हूँ कि भाई सोचो कि जो मुर्गे का बच्चा, बच्चे का पंख निकाला जा रहा होगा, उसका गर्दन पर चाकू लटकी होगी, वो भी चिल्ला रहा होगा ना कि प्लीज बचा लो, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं भी जीना चाहता हूँ, मेरी भी लाइफ है, प्लीज मुझे भी रहने दो। यह अलग बात है कि हम आप सुन नहीं पाते, हम उसकी बात समझ नहीं पाते। अच्छा इमेजिन करो कि एक आदमी के बच्चे को एक व्यक्ति उठाए और उसे थप्पड़ मारना शुरू करे, आप क्या करते हैं, आप एकदम दया आता है, और मान लीजिए कि एक एक हाथ उसका तोड़ना शुरू कर दे, हाथ पैर तोड़ना शुरू कर, तब आप क्या करेंगे, एकदम अपने पर आ जाएंगे, खून खोल जाएगा, गोली मार देंगे, और नहीं छोड़ा तो। वो भी तो किसी का बच्चा है भाई, बकरा भी तो किसी का भाई बच्चा है। अच्छा नहीं है ऐसा, है ना। तो यही सब गेम है ना, है। हाँ, मतलब इसे थोड़ा सा अच्छा सोचो कि बकरा जब कट रहा होगा तो भी किसी का भाई होगा, किसी का बेटा होगा, किसी का वो भी बेचारा तड़प रहा होगा कि प्लीज अब मुझे छोड़ दीजिए, मैं जीना चाहता हूँ, मैं भी इस पृथ्वी पर कुछ करना चाहता हूँ। मैं सही कर रहा हूँ ना, नहीं कर रहा हूँ, क्या है, चलो
बेटा वो तुम्हारे लिए फूड चेन थोड़ी बना था, वो तो जंगली जानवर से बेचारा आपस में लड़ लड़ा के खाते पीते थे। वो तो आदमियों ने क्या किया ना कि आदमियों ने ऐसा टेक ओवर किया है कि जो हमारे लिए फिजिबल होता। भाई साहब आप तो अब आप देख ही रहे ना क्या सिचुएशन आ गई। दिल्ली में जब आप आए तो पहले हमने हमने देवियों को सुट्टा मारते नहीं देखा था। भाई भाई अब तो जैसे जीटी वगैरह एक जगह मेरा अपना भी है। तो मैं वहाँ जब सामने देखता हूँ तो एक दुकान है चाय और सुट्टे वाली। भाई साहब वहाँ देवी ज़्यादा सुट्टा मारती है। तीन देवी खड़ी होके, जैसे दो देवी है और दो तीन लड़का है, तो वो पीकर उसके मुंह मारते हैं। और भाई साहब पीला पानी हाथ में जरूर होता है। कुछ कुछ के हाथ में तो पीला पीला पानी भी दिख जाता है। अब मुझे अनुभव नहीं है, पीला देखने का ही अनुभव है। देखो तो भाई साहब मतलब अब लगता है कि यहाँ देवी किस लेवल पर पहुंच गई। और गाली का लेवल, लड़का शर्मा जाए उस तरह गाली देती है। चलो खैर यहाँ की बात करते हैं। अच्छा तुम लोग यहाँ आ जाओ। तो वर्तमान जो कंजम्पशन है, खपत है, ये किस पर डिपेंड करता है? बोलो। खर्च पर। इसका मतलब जो पहले वाले, इन्हें बोले भैया अभी पहले समझिए क्या नाम है आपका? अमन। यहाँ समझिए पहले। तो जो करंट वाला है एक्सपेंस है, जो करंट वाला खपत है वो एक्सपेंस पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब जो पहले वाला रहा होगा वो प्राइस पर डिपेंड करेगा। अब इसके अलावा कोई और सिचुएशन तो बन नहीं सकती। अगर ये वर्तमान है तो ये पहले वाला होगा। अब देखिए प्राइस कितना है? 120 हो गया। कितना हो गया? 120 हो गया। खर्च कितना है? 130 हो गया। हुआ नहीं हुआ? इसे थोड़ा सा और छोटा कर लीजिए। यह 120 और 130 है तो ये 12:13 में भी आ सकता है। आ सकता है। कौन वाला खपत दिया है आपको पहले? कौन वाला दिया है? पहले वाला। कितना किलो? यानी इसका मतलब यह है कि 12 यूनिट की वैल्यू 48 किलो। 12 यूनिट की वैल्यू, अगर 1 यूनिट की वैल्यू देखा जाए, देखिए 12 यूनिट की वैल्यू अगर 48 किलो है तो 1 यूनिट की वैल्यू पक्का। और 13 यूनिट की वैल्यू 52 किलो। यानी अभी जो खपत होगी 52 किलो होगी। समझ आ गई बात? बात समझ आई? करिए से। तब भी हो जाता। अगर मान लिया अभी वाला दिया हो तो अभी वाला लेंगे। जैसे अगर छोटा ना करते तो ऐसे होता 120% की वैल्यू 48 किलो ना। तो एक की वैल्यू के लिए बटे 120 करते। फिर 130 की वैल्यू निकालनी होती तो गुणित 130 करते। है तो वही ना पूरा, ये ना। समझ में आ गया ना? करिए। लिखिएगा प्राइस ऑफ, समझ में आ गया? आप क्लियर हुआ? लिखिएगा हिंदी में तब तक लिखिएगा। हो गया? लिखिएगा प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रेजेस बाई 25%। कितना?
25%, due to which a consumer raises his expenses on it by 50%. If now consumption of object is 42 kg, कितना 42 kg, then calculate the initial consumption of object. If consumption of object is now 42 kg, then calculate the initial consumption of object. हिंदी में लिखेगा, एक वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी गई, जिसके कारण एक वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी गई, जिसके कारण अब एक उपभोक्ता अपने खर्च में 50% की वृद्धि कर देता है। 50% की क्या वृद्धि कर देता है। यदि अब वस्तु की खपत 42 किलोग्राम हो, कितना हो 42 किलोग्राम हो, तो वस्तु के आरंभिक खपत की गणना कीजिए। करें, सब लोग करेंगे, 1 मिनट समय दीजिएगा। नहीं, 16 नहीं आएगा। प्राइस कितना बढ़ा है? प्राइस 125 हो गया है। ऐसे देखिए, प्राइस कितना हुआ है? 125 केजी है ना, 125% है। एक्सपेंसेस क्या है? 150, मतलब ये 5:6 में है ना। और कौन वाली वैल्यू दिया है? 6 वाली, अभी 5 वाली। 6 वाली कितना? 42। एक 6 यूनिट की वैल्यू 42 है। हाँ, 1 यूनिट की वैल्यू 7 केजी, तो ये 5 है, 7 बचे 35 केजी। तो 48 कहाँ था? अच्छा, समझ में आ गया सबको? नहीं आया? समझ में नहीं आया? %50 बढ़ गया तो 150 हो गया। क्लियर हुआ ना? प्राइस 125 हो गया, 25% बढ़ गया है, और यह 50% बढ़ गया तो 150 हो गया। ये मतलब 5:6 में आ गया, और 6 की वैल्यू आपको दिया है, 6 दिया है ना। अरे बोले, 100, हाँ 42 केजी। खर्च बढ़ेगा तो खपत बढ़ना चाहिए। हाँ, खर्च, एक्सपेंडिचर बढ़ तो रहा है, तो खपत बढ़ तो रहा है। पहले 42, अब 42 से पहले 35 ही था, 35 से 42 ये बढ़ नहीं रहा है। अरे भाई,
अभी देखिए, अब वो क्या कर रहा है कि अब वाला कर रहा है ना, पहले इसमें क्या कर रहा है, पहले पहले खपत कितनी, अब खपत कितनी है, 42 है, और कितनी है खपत, तो इसका मतलब पहले कम रही होनी चाहिए, आ तो रही है 35, आ गया। प्राइस 25% बढ़ा, 125 हो गया, ये 50 बढ़ा तो 150 हो गया, 5:6 में आ गया, और 6 की वैल्यू 42 है तो 1 की वैल्यू 7 आई है, तब पहले वाला 5 है ना, तो 5 की वैल्यू 35। प्राइस हमेशा पहले वाले को शो करता है ना, हमने लिखा है नहीं ये कि प्राइस हमेशा पहले वाला शो करता है और एक्सपेंसेस अभी वाला, और यह रटने की भी जरूरत नहीं है, तो हमें पता होना चाहिए कि अभी वाला जो हमारा कंजम्पशन है वो हमारे खर्च पर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मिक्स परसेंटेज, मिश्रित प्रतिशत पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मिक्स परसेंटेज। कोई बात नहीं, एक बार और समझिए, एक बार और समझिए, नहीं आया तो एक बार और समझिए। अभी प्राइस कितना बढ़ गया, कितना हो गया, यह कितना बढ़ गया, कितना हो गया, 150, पक्का। अब आप मुझे बताइए कि कौन वाला, अभी वाला कौन है, प्राइस है या एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस है। इसे काट के छोटा कर लेंगे, नहीं छोटा कर लें, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 25 से काटते हैं, 5 और 6 आ गया, ठीक है। यह अभी वाला है ना, नाव वाला यही है ना, अभी यही है ना, तो अभी कितना है, 42 किलो है, यानी इसका मतलब हमारे हिसाब से अभी 6 यूनिट है, और क्वेश्चन में कह रहा 42 किलो है, मतलब 6 यूनिट की वैल्यू 42 किलो है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 किलो, कितना किलो, अब पहले वाला, ये पहले वाला होता है ना, ये होता है ना पहले वाला, तो पहले 5 यूनिट था, तो 7 × 5 = 35 किलो, मतलब अभी इसके पहले खपत कितनी थी, तो इसके पहले खपत 35 किलो थी, जब जैसे वो 25% इंक्रीज किया ना, वैसे वो 50% एक्सपेंसेस बढ़ा दिया, मतलब जैसे से 25 रुपए किलो बढ़ी, आपने 50 रुपए और खर्च करना शुरू कर दिया, तो नो डाउट पहले से सेव अब ज्यादा ही मिलेगी ना, क्लियर, वही बात है, समझ आ गया। अब लिखिएगा, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मिक्स परसेंटेज, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मिक्स परसेंटेज, मिश्रित प्रतिशत पर आधारित प्रश्न, मिश्रित प्रतिशत पर आधारित प्रश्न, मिश्रित प्रतिशत पर आधारित प्रश्न, लिखा। सुने, अब जैसे आपसे कहा जाए, यहां तक क्लियर हो गया ना, अब मिक्स परसेंटेज की बात पहले समझे, हम लोग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मिक्स परसेंटेज की बात करते हैं, थोड़ा सा यहाँ अगर इसे समझ में आ जाएगा तो बड़ा आसान है, पहले सब लोग समझे अच्छे से। मान लिया जाए कि इस, और ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आता ही है हर साल, मान लिया जाए कि इस क्लास में मैंने मैथ और साइंस का एग्जाम लिया, किसका एग्जाम लिया, मैथमेटिक्स और साइंस का एग्जाम ले लिया, एक कंडीशन रखा कि इस परीक्षा को अगर पास करना होगा तो कम से कम एक विषय में पास होना आवश्यक है, अगर कोई व्यक्ति मैथ में पास हो जाएगा तभी ये पूरा परीक्षा पास कर जाएगा, साइंस में पास होगा तभी वो पूरा परीक्षा पास कर जाएगा, दोनों में पास हो जाएगा तो पास कर जाएगा,
लेकिन अगर किसी में पास नहीं किया तो फेल हो जाएगा। तो मैंने कंडीशन रखा कि कम से कम एक विषय में पास होना आवश्यक है, और मैं आपको बता दूं कि सारे बच्चे पास हो गए। अब थोड़ा सा सिचुएशन इमेजिन करिए, ऑनलाइन वाले बच्चे भी इमेजिन करेंगे। जैसे मान लेते हैं इसके पीछे 30 बच्चे बैठे हैं, कितने कितने, इसके पीछे 20 बच्चे बैठे हैं, कितने, कुल कितने हो गए, और यहां आगे बैठे हैं 10, कितने, फिर से बताइए, इसके पीछे कितने, और यह 10, पूरे बच्चे कितने हुए। यहां एक वर्ड यूज किया जाता है, ओनली, केवल। इसे खूब अच्छे समझेंगे, ओनली, केवल। मेरा नाम बीके मिश्रा है, मैं आपसे कहूं कि मैं केवल मैथ पढ़ाता हूं, इसका मतलब मुझे मैथ के अलावा कुछ और नहीं आता। गेटिंग माय पॉइंट। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं मैं केवल चाय पीता हूं, इसका मतलब मुझे चाय के अलावा कुछ और पीने का मतलब वहां नहीं जाना है ना, पीने का मतलब वहां नहीं पहुंच जाना है। मैं केवल चाय पीना पसंद करता हूं, इसका मतलब मुझे चाय के अलावा कुछ और पीना पसंद नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मैं मैथ पढ़ाता हूं, इसका मतलब मैं मैथ के अलावा कुछ और भी पढ़ा पाऊंगा। अगर कहूं केवल मैथ पढ़ाता हूं, इसका मतलब मैं रीजन बाउंड हो। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप केवल आस्था में पढ़ते हैं, केवल आस्था आईएएस में पढ़ते हैं, इसका मतलब आस्था आईएएस के अलावा कहीं और नहीं पढ़ते, केवल, ओनली। अगर मैं आपसे कहूं आप आस्था आईएएस में पढ़ते हैं, इसका मतलब आस्था आईएएस के अलावा कहीं और भी पढ़ते होंगे। तो जहां ओनली की बात है, जहां केवल की बात है ना, वहां रीजन बाउंड हो जाता है, उसके अलावा कुछ और नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट, पक्का। अब चलिए इसके पीछे मान लेते हैं कि ये जो 30 बच्चे हैं ये केवल मैथ में पास हुए, किसमें, नॉट मैथ, ओनली मैथ। ओनली वर्ड का बड़ा ध्यान रखना है, यहाँ वर्ड वाला सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मुश्किल हो जाता है। केवल मैथ में पास हुए, ओनली मैथमेटिक्स में, किसमें। और ये जो 20 बच्चे ने ओनली साइंस में पास हुए, किससे पास हुए, ओनली साइंस में। और ये 10 हैं जो, ये मान लेते हैं दोनों में पास हो गए। कितने पास हो गए, इसके पीछे कितने पास हुए, ओनली मैथ, इसमें ओनली साइंस, और ये 10 दोनों में। आस्था मैनेजमेंट मुझसे पूछता है कि मिश्रा जी आपने अपने क्लास में ना परीक्षा लिया था, और उस परीक्षा में कितने बच्चे पास हुए, पहले आप यह बता दीजिए कि आपकी क्लास में बच्चे कितने हैं। मैंने कहा 30 और 20 50 10 60 बच्चे हैं। मैनेजमेंट पूछता है कि क्या कंडीशन रखा था आपने पास करने के लिए। मैंने कहा कि कम से कम एक विषय में पास होना आवश्यक है, ये कंडीशन था, और सारे बच्चे पास हो गए। तो मैनेजमेंट कहता है कि लड्डू बंटवा देते हैं। मान लीजिए कि आपकी क्लास में है ना, देखिए मुंह में पानी आना शुरू हो गया। मैनेजमेंट कहता है कि आपकी क्लास में लड्डू बंटवा देते हैं। मैंने कहा बंटवा दीजिए। पूछा कितने बच्चे हैं, मैंने कहा देखिए 30 और 20 50 और 10 60 बच्चे हैं, लेकिन लड्डू थोड़ा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ये किसी में ऐसा वो नहीं है यूपी बिहार का बच्चा हो, 60 बच्चे हो और 60 लड्डू बांट दे और एक कोई एक मिल जाए, हो ही नहीं सकता। ऐसा है नहीं। हम पहले तो बड़े ताव से सामने खड़े होकर लड्डू लेते हैं, फिर इधर भीड़ होती है, हम पीछे होते हैं, हाथ हमारा ऐसे निकला होता है ना ऐसा। जब तक एक बार में 2 2 3 3 बार लड्डू न खाएं, तब तक अच्छा, जब 2 2 3 3 बार खा लेते तो लगता है हाँ कुछ अचीवमेंट हुआ है। पकड़ता भी नहीं, कैसे पकड़ पाएगा। हम बड़े वैसे सातिर होते हैं ना, पहले तो ताव से खड़े होकर सामने, फिर इधर पीछे खड़े होते हैं, चेहरा उधर रखते हैं, हाथ ऐसे निकाल देते हैं, और बांटने वाला जल्दी जल्दी हाथ पर रखता है, चेहरा तो दिखता नहीं है। तो चले, मैनेजमेंट से कहा कि थोड़ा सा 60 से ज़्यादा लड्डू लाना, और मैनेजमेंट ऐसा ही किया, 60 से ज़्यादा लड्डू लाया और बांटना शुरू किया। अब सुनिए बट कैसे रहा लड्डू। मैनेजमेंट आता है और कहता है कि काम करिए कि जितने बच्चे, सुनो अच्छे से, जितने बच्चे मैथमेटिक्स में पास हुए ना वो सब एक साथ बैठे। अगर वह कहता केवल मैथमेटिक्स में जितने पास हुए वो सब एक साथ बैठे ना, तो ये केवल 30 बैठते। लेकिन उसने कहा कि मैथमेटिक्स में जितने बच्चे पास हुए वो सब एक साथ बैठे। कौन कौन बैठेगा, या 30 तो बैठेंगे या 10 आके, यानी मैथमेटिक्स में कितने लड्डू बटे। और यही गलती उसने साइंस के साथ कर दिया कि साइंस में जितने बच्चे पास हुए हैं वो सब एक साथ बैठे, तो ये 20 तो बैठेंगे, 10 फिर से बैठ जाएंगे, कितने, 30। मैथ में कितने लड्डू बटे, और साइंस में कुल कितने लड्डू बढ़ गए, 70 थे। कितने लड्डू, कितने बटे, कितने लड्डू फालतू में, 10 लड्डू फालतू में, 10 लड्डू ज्यादा बढ़ गए। क्यों बटे, इसका मतलब इन 10 के पास 2 क्वालिटी थी, मैथ वाली भी और साइंस वाली भी, इसलिए मैथ और साइंस दोनों में लड्डू खाया नहीं।
अब ये क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा कि एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों में, भैया सुने, ऐसा आएगा कि एक कक्षा में हुए मैथमेटिक्स और साइंस की एक परीक्षा में, नहीं थोड़ा सा और भाषा चेंज करनी पड़ेगी, एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों में हुए मैथमेटिक्स और साइंस की एक परीक्षा में 40 विद्यार्थी मैथमेटिक्स में तथा 30 विद्यार्थी साइंस में पास हुए, तो बताइए कि दोनों विषय में कितने विद्यार्थी पास हुए? पहले क्वेश्चन सुनेगा अच्छे से। कर एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों में हुए मैथमेटिक्स और साइंस की एक परीक्षा में 40 विद्यार्थी मैथमेटिक्स में तथा 30 विद्यार्थी साइंस में पास हुए, जबकि परीक्षा पास करने के लिए कम से कम एक विषय में पास होना आवश्यक है, तो बताइए कि दोनों विषय में कितने विद्यार्थी पास हुए? आप कहिए सर अभी आपने क्वेश्चन में कहा 60 बच्चे हैं और आपने मैथ में पास करा दिया 40, साइंस में पास करा दिया 30, कुल 70 पास करा दिया। कितने पास करा दिए थे? कितने? इसका मतलब 10 फालतू में पास कराया। इसका मतलब इन 10 के पास 2 डिग्री रही होगी, मैथ वाली भी और तभी यह मैथ में भी जोड़े गए होंगे और साइंस में भी जोड़े गए, यानी 2 बार जोड़े गए होंगे, हाँ या नहीं? यानी 10 विद्यार्थी दोनों में पास हो गए, पक्का? अब आप मुझे बताइए कि पूरे क्लास में, पूरे कक्षा में कितने विद्यार्थी होते हैं? जल्दी बताइए, पूरे कक्षा में कुल कितने % विद्यार्थी होते हैं? कितने? अब मैं क्वेश्चन कैसे कहूंगा कि एक कक्षा में हुए मैथमेटिक्स और साइंस की एक परीक्षा को पास करने के लिए कम से कम एक विषय में पास होना आवश्यक है। इस परीक्षा में 70% विद्यार्थी मैथमेटिक्स में और 60% विद्यार्थी साइंस में पास हुए, तो बताइए दोनों विषय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए? इंग्लिश में कहा जाए कि इन अ क्लास इन द एग्जामिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस इट इज नेसेसरी टू क्वालिफाई द एग्जाम, to qualify the exam it is necessary to qualify in at least one subject. 70% student pass in mathematics and 60% student pass in science. Then calculate the percentage of a student who pass in both mathematics and science. तो तुरंत कहेगा सर होते कुल 100 हैं, कितने होते हैं? मैथ में कितने पास हो गए? 70। साइंस में कितने पास हो गए? कुल कितने पास हो गए? 130। 100 होते कितने हैं? पास कितने हुए? 130। इसका मतलब 30 फालतू में आए, मतलब 30 2 बार जोड़े गए होंगे, मैथ में भी और साइंस में, तो 30% बच्चे दोनों विषय में पास हो गए। नहीं समझे? क्लियर हुआ? अब अगर आपसे यह पूछा कि बताइए केवल मैथ में कितने पास हुए, तो आप कहते हैं सर कि 70 मैथ में पास हुए हैं और 30 दोनों में पास हुए हैं। अगर केवल मैथ में निकाला हूं तो 70 में 30 माइनस कर दीजिए, 40%। कितने? तो केवल मैथ में पास होना होगा 40%। कितने? पूछे केवल साइंस में, कहेगा सर साइंस में पास हुए हैं 60%, दोनों में पास हुए हैं 30, तो केवल साइंस में 60 में 30 माइनस कर देंगे, 30 आएगा। कितना? तो अब देख लीजिए, केवल मैथ में 40, केवल साइंस में 30 और दोनों में 30, तो 40 30 70 30 100 हो गए। राइट? समझ में आ गया? इसी क्वेश्चन को लिखिए। अब आया समझ में? करेंगे डायग्राम बना के, अभी तक समझ में आ गया ना? तो एग्जाम में डायग्राम, एग्जामिनेशन में डायग्राम थोड़ी बनाना है, एग्जामिनेशन में तो गोला भरना है ना। ये मैं गोला भरने वाली कला सिखा रहा हूँ आपको। वो सब एसएससी वाला बच्चा होता है जो एसएससी बैंक पे वो लोग गोला सोला बनाता है, हम गोले वाले हैं यार। भाई एसएससी वाला जब तक सोचेगा, जब तक 3 पास करेगा, तब तक हम 3 क्वेश्चन का आंसर देके भाग जाएंगे, है? वो लोग, हम लोग इसलिए कि हम लोग सोचते हैं कि वो तेज है, वो हम उसे आपको बताना पड़ेगा हम तुम्हारे दैट हैं। नहीं, जैसे एक एसएससी के टीचर से, मैं अब एसएससी में ही पढ़ाता हूँ, तो एसएससी में पढ़ाने के पहले जब सबसे पहली बार बात हुई, मैं पहली बार पढ़ाने गया तो एसएससी टीचर से मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि सर कितना तेजी से बना सकते हैं क्वेश्चन। मैंने कहा जब तक आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तब तक मैं आंसर दे दूंगा, ये मेरी स्पीड है। भाई हाई स्कूल की मैथ है ना, मैं मैथमेटिक्स ऑप्शनल भी पढ़ाता हूँ, मैंने मैथ और साइंस को जिया है, तो मैंने उनसे कहा कि आप जब तक क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तब तक मैं आंसर दे दूंगा। नहीं, यूपीएससी वाला पढ़ा रहा था। यूपीएससी में कहाँ बच्चा आता है? यूपीएससी में बच्चा नहीं है ना, मैथ में बहुत कम है भाई। पता चला 10 बच्चों को लेकर साल भर है क्या भैया? हाँ मुश्किल हो जाता है, तभी तो दाल रोटी खतरे में आ गई मेरी। सेट तो ऐसे ही सिंपल। तो ये है, एसएससी वाला सोचता है बाबू, एसएससी वाला ऐसे थोड़ी सोच पाएगा। उसका मास्टर सोचता है, 3 5 इधर उधर करता है, ट्रिक पर जाता है। हम ट्रिक तो हमें याद ही नहीं है,
हमें तो कॉमन सेंस पता है ना, हमें तो कॉन्सेप्ट पता है कि आलू प्याज खरीदना है बेचना अगर आता है दिस बराबर दैट तो दैट बराबर दिस होगा। तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि आपकी स्पीड कितनी है, तो मैंने कहा कि सर जब तक आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तब तक मैं उसका आंसर दे दूंगा, ये मेरी स्पीड है ना। तो हुआ फिर क्या कि 100 क्वेश्चन रखा गया। जब तक मैं भाई साहब अ ब कर रहे थे, मैं 35 से 40 मिनट में 100 क्वेश्चन मार कर दे दिया, लो ले लीजिए। और शर्त किस पर लगी थी? एक पावर रबड़ी पर। चलो, तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें ऐसे सोचना है, वो डायग्राम तो एसएससी वाला बनाता है ना, हमें गोला भरना है ना। और गोला भरना है, और एक बात और, उसमें गोला भी भरना है और आपको दिखाना भी है कि भाई हम नहीं, तुम अभी एसएससी वाले हो, तो हम भले भले रियल में ना हो लेकिन बताना पड़ता है। और लिखो, लिखिए, इन अ क्लास, इन अ क्लास, in the examination of mathematics and science, in a class, in the examination of mathematics and science, in a class, in the examination of mathematics and science, in a class, in the examination of mathematics and science, comma, to qualify the exam, to qualify the exam, it is necessary, to qualify the exam, it is necessary to qualify in at least one subject, to qualify in at least one subject. All the student, all the student passed in the exam, passed in the exam, लिखा, all the student passed in the exam, लिखिएगा, there are 65% student passed in mathematics, 65% student passed in mathematics, and 62% student passed in science. Then calculate the percentage of student who passed in both mathematics and science, who passed in both mathematics and science. Then calculate the percentage of student who passed in both mathematics and science. Passed in science. Then calculate the percentage of student who passed in both mathematics and science. हिंदी में, एक कक्षा में हुए मैथमेटिक्स और साइंस के एक परीक्षा में, परीक्षा को पास करने के लिए, परीक्षा को पास करने के लिए, परीक्षा को पास करने के लिए कम से कम एक विषय में पास होना आवश्यक है, कम से कम एक विषय में पास होना आवश्यक है। इस परीक्षा में 65% विद्यार्थी मैथमेटिक्स में तथा 62% विद्यार्थी साइंस में पास हुए, 62% विद्यार्थी साइंस में पास हुए। तो बताइए कि कहाँ से, शुरू से, एक कक्षा में हुए मैथमेटिक्स और साइंस की एक परीक्षा में, परीक्षा को पास करने के लिए कम से कम एक विषय में पास होना आवश्यक है ना। इस परीक्षा में 65% विद्यार्थी मैथमेटिक्स में तथा 62% विद्यार्थी साइंस में पास हुए। तो बताइए कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए। लिख लिया, लिख लिया। इसे करेंगे कैसे ये देखें, सुने, इसे करेंगे कैसे देखिए, यह मैथमेटिक्स है और यह साइंस है। मैथमेटिक्स में कितने पास हुए?
बोले 65%। साइंस में कितने पास है? 62%। टोटल कितने हो गए? 100 आउट ऑफ कितने में? आउट ऑफ 100 में। क्योंकि हमारे पास टोटल 100 होते हैं ना, तो अगर इसमें से 100 माइनस कर लेंगे कितना आएगा? 27। इसका मतलब ये 27% एक्सीड कर रहे हैं, ज्यादा हो गए हैं। इसका मतलब ये 27% 2 बार जोड़े गए होंगे, तभी तो एक्सीड किया। 2 बार जोड़ा गया होगा, मैथमेटिक्स के साथ भी और साइंस के साथ भी। तो यानी मैथमेटिक्स और साइंस दोनों में पास होने वाले कितने बच्चे हैं? 27%। पहले से समझ जाएगा 27%। अगर ये आपसे पूछता कि ये बताइए कि केवल मैथ में कितने परसेंट पास हुए? केवल, तो मैथमेटिक्स में कितने पास हुए हैं? इसका मतलब इस 65 में 27 होगा। तो अगर ओनली मैथ की बात आती तो 65% माइनस 27 होता। बोले तो यह कितना होता? 38% होता। तो 38% किसमें पास हुए? ओनली मैथ, ओनली। और अगर यह ओनली साइंस की बात होता तो, ओनली साइंस की बात होती तो 62% माइनस 27%, मतलब 35%। कितना परसेंट? गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? पहले इसे लिख लीजिए, लिखिए सब लोग, इसे कर लीजिए। कर लिया? अब देखिए इसे वेन डायग्राम से, जैसे आप कर रहे थे, वेन डायग्राम में भी यह है, तो ये कैसे करेंगे देखिए। हम इसे इसे लिख रहे हैं, लिख लिया सब लोगों ने? करिए। हो गया? देखिए, अब इस क्वेश्चन को जब हम वेन डायग्राम से करेंगे तो कैसे करेंगे? ऐसे समझिए, एक गोला होगा, मान लेते हैं इसे हम मैथ का गोला मानते हैं। किसे मान लें? मैथ का, राइट। और इसे हम मान लेते हैं साइंस का। इसे हम मान लेते हैं साइंस का गोला। अब आप मुझे बताइए, यह पूरा जो मैं पूछूंगा पहले ये बताइएगा, यह पूरा गोला किसे शो करता है? यह पूरा गोला मैथ को शो करेगा? करेगा? पक्का ना? अच्छा यह बताइए, और यह पूरा गोला, तो यह जो रीजन है, मैथ और साइंस, पक्का? यहां कौन होगा? यहां आप शुद्ध रूप से मैथ होगा, मैथ के अलावा कोई और नहीं होगा। इसे हम प्योर मैथ कह दें, और इसी प्योर मैथ को हम क्या क्या कहते हैं? ओनली मैथ कहते हैं। मेरी बात सुन रही है? इसी तरह यह हमारा किसका गोला होगा? ओनली, शुद्ध रूप से साइंस वाला होगा। तो अगर यह प्योर साइंस वाला हो, तो इसी प्योर साइंस को हम क्या कहते हैं? ओनली साइंस कहते हैं। अब बताइए मैथ में कितने परसेंट पास हुए? 60। साइंस में 62। टोटल कितने हो गए? 127 आउट ऑफ, बोले तो 100 माइनस कर दिया, कितना आ गया? 27। कितना? 27। ये 27% दोनों में पास कर गए, पक्का? अब देखिए इस पूरे बड़े गोले की जो वैल्यू है, इस पूरे बड़े गोले की वैल्यू कितनी है? इस पूरे बड़े गोले की वैल्यू कितनी है? 27, 65। 65 में पहले से कितने आ गए हैं? तो यहाँ क्या आएगा? 65% माइनस 27, पक्का ना? तो कितना आएगा? 38%। कितना परसेंट? इस पूरे बड़े गोले की वैल्यू बताइए कितनी है?
इस पूरे बड़े गोले की वैल्यू कितनी है? 62 है। पहले से कितने आ गए हैं? 27। कितने? 27। यहाँ कितना होगा? 62% -27। गेटिंग पॉइंट। यह आपका बेन डायग्राम है। चाहे तो आप इसे भी कर सकते हैं, कर लीजिए। हो गया? कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। लिखे। आज मैं आपको 1 बजे छोड़ दूंगा। ठीक रहेगा? ठीक रहेगा? नहीं, आज मुझे कुछ काम है, तो आधा घंटे पहले छोड़ दूँ। हाँ। हाँ, नहीं टॉपिक वाइज भी देंगे, इसे खोले जरा तो। जैसे यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है ना, बस इतना मान के चलिए कि जो भी पढ़ाया जा रहा है वो आपके लिए है। देखिए, अभी जो मैंने क्वेश्चन पढ़ाया है, अभी जो रिसेंट अभी तुरंत जो पढ़ा है, ये सब कुछ अब मतलब यह बार बार आया है। देखिए, यह कह रहा है एक विद्यालय में 20 शिक्षक हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। इनमें 12 गणित पढ़ाते हैं, 4 गणित और भौतिकी दोनों पढ़ाते हैं। कितने शिक्षक हैं जो कितने शिक्षक भौतिकी पढ़ाते हैं? कुल कितने शिक्षक हैं? 20। बोलो बेटा, कितने शिक्षक हैं? 20 जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। इनमें से 12 12 गणित पढ़ाते हैं। 12 केवल गणित नहीं, गणित पढ़ाते हैं, है ना? इसका मतलब इसमें कुछ भौतिकी भी पढ़ा रहे होंगे। और 4 गणित और भौतिकी दोनों पढ़ाते हैं, तो इसका मतलब इस 12 में 4 भी होंगे। बोलो। 16 नहीं, इसका मतलब केवल मैथ पढ़ाते होंगे कौन? 8। और दोनों कितना पढ़ाते हैं? 4। तो 8 4 12 हो गए। कुल थे 20, तो बचे कितने? 8। तो बता दीजिए 8 टीचर ऐसे हैं जो केवल भौतिकी पढ़ाते हैं। यही बात है ये। मतलब ऐसे क्वेश्चन बार बार आए हैं। अरे मेरी बात समझ आ रही है? देखिए, मैं आप लोगों को वही, अच्छा यहाँ एक बात समझिए। 56 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 34 को क्रिकेट खेलना पसंद है। ये वही साइंस मैथ है। मतलब मैं वही यहाँ पढ़ाऊंगा। और एक चीज़ और समझिए, जैसे मैं लगातार बच्चों को ना बीपीएससी के लिए, इसे पास कर दो, बीपीएससी के लिए केवल आस्था क्यों, जैसे मैं भी, मुझसे भी कुछ कोई मिलता है तो मैं केवल आस्था ही प्रेफर करता हूँ। मतलब ऐसा इसलिए नहीं कि मैं आस्था का टीचर हूँ। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो शुद्ध रूप से बीपीएससी को फोकस है। मतलब इस यहाँ बीपीएससी के अलावा कोई कंटेंट ही नहीं मिलेगा। तो सारे के सारे टीचर जो भी काम करेंगे केवल बीपीएससी के लिए करेंगे। जैसे किसी और इंस्टीट्यूट में आईएएस, मान लिया आईएएस पढ़ा रहा है, आईएएस के साथ पीसीएस, यूपी पीसीएस पढ़ा रहा है, उसके साथ बीपीएससी भी डाल दिया। मान लीजिए कि दिल्ली पुलिस छोड़िए, तो अगर यूपी पीसीएस और बीपीएससी दोनों डाल दिया तो दोनों तरफ काम करेगा एक टीचर। यहाँ हर टीचर एक काम कर रहा है। जैसे मुझे दिया गया कि मैं मैथ पढ़ा दूं, डीआई पढ़ा दूं, तो मैं मैथ और डीआई केवल बीपीएससी पर ही फोकस करता हूं। तो मैथमेटिक्स पर केवल बीपीएससी पर काम किया है, तो वही पढ़ाऊंगा जो आपके। और एक चीज़ और रिकॉर्ड रहा कि हाँ, आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आपको केवल जितना मैं पढ़ा दूं और प्रीवियस सेट, मतलब यहाँ मैं पढ़ा दूंगा और मैं मैटर भी आपको दे दूंगा टॉपिक वाइज। टॉपिक हाँ, टॉपिक वाइज मैं दे दूंगा सबको पीडीएफ। और फिर मेरे यहाँ जो पढ़ा वो पढ़ना है आपको, जो मैं टॉपिक वाइज दे दूँ वो। और फिर आप प्रीवियस सेट कर लेंगे। तो जो मैं टॉपिक वाइज दूंगा उसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, कुछ जो नहीं होंगे आप अपने आप कर लेंगे। मतलब इतना नहीं करना है, बहुत मेहनत और नहीं करना है भाई मैथड पर, नहीं समझे? हाँ, लेकिन 10 क्वेश्चन माने रखता है। बात समझ आ रही ना? 10 क्वेश्चन माने रखता है। और एक चीज़ और, ये 10 क्वेश्चन डिसाइडिंग होता है
कि आप प्री क्वालिफाई करेंगे नहीं करेंगे, प्री क्वालिफाई करेंगे भी तो जनरल में करेंगे कि कैटेगरी में करेंगे, नहीं समझे। जैसे यहाँ 2015 की जो टॉपर थी टीना डाबी, नाम नहीं सुना किसी ने? तो उसका मेंस उनका मेंस का नंबर बहुत ज़्यादा था, लेकिन वह प्री में जनरल में क्वालिफाई नहीं की, प्री में क्वालिफाई की अपनी कैटेगरी में। और आपको शायद पता होगा ना कि जो प्री में जहां आप क्वालिफाई करते हैं वही पूरा पूरा कंसिडर किया जाता है, फाइनल भी उसी में रहता है, पता है ना। इसलिए उन्हें कैटेगरी में रखा गया, कैटेगरी में फिर टॉप कर गई, मतलब वैसे जनरल में भी टॉप थी, जो सबसे ज़्यादा था मतलब, लेकिन अब कैटेगरी में ही रखा गया। तो एक बात समझिए कि प्री यह डिसाइड करता है कि आप क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं, अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई कर रहे हैं या अपने जनरल में क्वालिफाई कर रहे हैं, तीन चीज डिसाइड करता है ना। इसलिए प्री का बड़ा महत्व है भाई। सोचिए शायद अगर वो अपनी कैटेगरी में नहीं आती, एससी में नहीं आती, एससी उसमें, तो फिर पीछे चले पीटी में गई। और यहाँ बहुत ढेर सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका अगर प्री निकल जाए, आपके बिहार में भी बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका प्री निकल जाए ना तो बिहार में फाइनल सिलेक्शन ले लेंगे, हैं। नहीं वो हर जगह यही है, लेकिन प्री जो क्वालिफाई कर, बहुत बच्चे प्री ही नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं। और सिविल में भी यही गेम है भाई। 4 बार मतलब सेलेक्टेड बच्चा जो आईएएस बन गया है, सेलेक्ट हो गया है, 4 बार से प्री क्वालिफाई नहीं कर रहा है। तो प्री अनसर्टेनिटी है कि कब कैसे। प्री क्वालिफाई करना आपकी एबिलिटी नहीं है, पढ़ाई भी है, थोड़ा सा आपका कॉमन सेंस प्रेजेंस ऑफ माइंड भी काम करता है वहाँ, कि ठीक ठाक है तो, और जिसे आप 1-2% लग करते हैं वो भी काम कर जाता है। ये है प्री का गेम। भाई मतलब सेलेक्टेड फाइनल जिनका सिलेक्शन होगा उनका पीटी नहीं हो रहा है, बताइए। तो ये सब गेम है, मतलब ये बड़ा प्री बड़ा डेंजरस है, मतलब प्री इतना डेंजरस है कि आप इमेजिन नहीं इस बार तो यूपीएससी का सीसर देखे थे आप लोग ना? हाँ, इस बार तो अच्छा अच्छा। हाँ, नहीं बाहर तो नहीं था, लेकिन जो थोड़ा सा ठीक ठाक पढ़ा है वो कर लिया होगा। चलिए यहाँ समझ में आ गया, लिखिएगा इन, लिखिएगा इन एन एग्जाम, ऐसे लिखिए इन एन एग्जामिनेशन ऑफ, in an examination of mathematics and science, in an examination of mathematics and science, in a class, in a class comma, to qualify the exam, to qualify the exam, क्या लिखा, to qualify the exam, it is necessary, it is necessary to qualify in at least one subject, it is necessary to qualify in at least one subject, लिखा भैया, at least one subject, लिखा। there are 62% student, 62% student pass in mathematics, 62% student pass in mathematics, and 57% student passed in science, लिखा। and 16% student, 16 16 and 16% student in the class who didn't qualify in any subject, who didn't qualify in any subject, then calculate the percentage of student, then calculate the percentage of student who qualify in both mathematics and science, who qualify in both mathematics and science, लिखा।
हिंदी में लिखिएगा, एक कक्षा में हुए मैथमेटिक्स और साइंस की एक परीक्षा में, एक कक्षा में हुए मैथमेटिक्स और साइंस की एक परीक्षा में परीक्षा को पास करने के लिए कम से कम एक विषय में, परीक्षा को पास करने के लिए कम से कम एक विषय में पास होना आवश्यक है। इस परीक्षा में परीक्षा को पास करने के लिए कम से कम एक विषय में पास होना आवश्यक है। इस परीक्षा में 62% विद्यार्थी मैथमेटिक्स में, 62 है ना, तथा 57% विद्यार्थी साइंस में पास हुए। 57% विद्यार्थी साइंस में पास हुए। 57% विद्यार्थी किसमें पास हुए? साइंस में पास हुए। जबकि 16% विद्यार्थी किसी विषय में पास नहीं हुए। 16% विद्यार्थी किसी भी विषय में पास नहीं हुए, किसी भी विषय में पास नहीं हुए। तो बताइए कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए? कितना? देखते हैं, यहां देखते हैं कितना। आइए देखते हैं भैया, पहले समझिए सब लोग, यहां समझिए। देखिए ये जो लास्ट में एक लाइन बोला है ना कि देर आर 16% स्टूडेंट हु डिडेंट क्वालिफाई इन एनी सब्जेक्ट, वैसे आपको ऐसे भी कर सकता था कि 16% स्टूडेंट फेल्ड इन द क्लास। वो फेल नहीं कहा है, पहले कंडीशन दिया। एक बार सुनेगा अच्छे से, नहीं बोलिए क्या है ये, और लिखो बेटा, पूरे शरीर में लिखो अच्छे से आराम से। हाँ। हाथ कम पड़ जाए तो 2-3 हाथ और ले लो उधार, हाथ में लिख रही बताइए देवी। सुने, यह क्वेश्चन कर सकता था ना कि 16% फेल हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहा। इसने क्या कहा कि क्वालिफाई करने के लिए एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है, लेकिन 16% ऐसे हैं जो किसी विषय में पास नहीं हुए। मतलब यह आपको पता करना है, आपको यह अंदाजा लगाना है कि इसका मतलब ये 16% फेल हो गए फाइनली। गेट माय पॉइंट? अब जरा देखा जाए तो यह बताइए, यह गोला मैथ का है, किसका है? यह गोला साइंस का है, मैथ और साइंस। अब देखिए फेल कितने हो गए यह आपको बताना है। फेल कितने हो गए हैं? 16%। बोले तो पास कितने होंगे? 84। 80, यही इसका टेक्निकल है, इसे समझ जाना भैया। अब आप मुझे बताइए कि यह जो मैथ में कितने पास हुए हैं? 62%। कितना? साइंस में कितने पास हुए? 57। टोटल कितने हो गए? बोले 119। आउट ऑफ कितने में? बोले आउट ऑफ, यही आपको समझना भी है। आउट ऑफ 84। कैसे 84? क्योंकि हम पास वाली इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और 84 ही पास हुए हैं। अब आप यहां 84 माइनस कर देंगे तो कितने आए? 35% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों विषय में पास हुए हैं। समझ में आ गई बात ना? बोले यही आपसे पूछ रहा था। क्लियर? ये आपसे पूछ रहा था। समझ में आ गया? अब कोई डाउट? रवि एक बार आ जाइए ना, मैं एक्चुअली आज 1 ही बजे छोड़ दूंगा। क्लियर? बस थोड़ी देर रुक जाओ, बस छोड़ने वाला हूँ। क्लियर? सब कुछ समझ में आ गया? अब कोई डाउट? अब कोई डाउट कर सकते हैं? यहाँ जो टेक्निकल है ना ये समझना है। अच्छा अगर आपसे पूछा कि ओनली मैथ बताइए तो ओनली मैथ अगर हो तो 62% माइनस 35।
क्लियर? कितना आएगा? 27। 27% केवल मैथ वाले हैं, और यहाँ है 57 माइनस 35, मतलब अगर आपसे ओनली वाला पूछता तो भी आप ये बता दे। अब जरा देखिए आंसर चेक कर लीजिए, आंसर चेक कर लीजिए, देखिए जरा तो, यह कितने हैं भैया? 27 हैं, कितने हैं? और यह सब कुछ जोड़ कर देखिए, क्या 84 आता है क्या? आता है। इसका मतलब ये 84 ही पास हुए होंगे। समझ में आ गई बात ना? कोई डाउट? क्लियर? तो ये रहा। अच्छा, अब जैसे ये परसेंटेज हो गया, परसेंटेज के साथ साथ अगर ये परसेंटेज न देता, डेटा देता, तो मतलब अगर आपको परसेंटेज न देता, डेटा देता केवल, कि एक कक्षा में मैथमेटिक्स और साइंस की एक परीक्षा में सभी विद्यार्थी सभी को पास होने के लिए कम से कम एक विषय में पास होना आवश्यक है। इस कक्षा में बेटा समझो, मान लेते कुल देता 80 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? और कहता है कि 50 बच्चे मैथ से पास हुए हैं, 40 बच्चे साइंस से पास हुए हैं। बताओ दोनों में कितने पास हुए? बताओ। तो चूंकि कुल 80 थे, 50 40 पास हो गए, तो 90 हो गए, 10 दोनों पास हो गए। अरे बात सुना रही ना? यहाँ ये परसेंटेज हटाकर डेटा से भी आ जाएगा, और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक क्वेश्चन रिवर्स हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर वहां आगे चलेंगे। बस करें हम? बस करें? इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी ग्रुप पर। समझो तो कल छुट्टी है, ऑफ है क्या? मतलब कल ऑफ है या नहीं है इसका? मतलब वो दिल्ली बंद है ना, तो हम तो यहाँ, कौन हमारा दिल्ली है? यहाँ तो हमारा क्लासरूम है। आप लोग कोई कोई बाहर से, दूर से तो नहीं आता ना? आप में से कोई कहाँ से आते हैं? हैदरपुर, समयपुर बादले। तो मेट्रो उधर वाली बंद रहेगी क्या? पर डे आते हैं ना? मेट्रो से आते हैं या बाइक वाइक से? हाँ, ऑनलाइन भी, ऑनलाइन भी तो ऑनलाइन कर लीजिएगा, एक बार इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है? बस करें? है?